हेलो बच्चों, मैं विपुल सिंह आज आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 21 लेकर के आया हूं। लेक्चर नंबर 21। लेक्चर नंबर 20 में हम लोगों ने देखा था विद्युत द्विध्रुव का एप्लीकेशन अनुप्रयोग, और एप्लीकेशन 5 थे। और उस 5 एप्लीकेशन में से पहला एप्लीकेशन था विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता। और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता में 3 केसेस थी। पहला केस अक्षीय स्थिति, दूसरा केस निरक्षीय स्थिति, तीसरा केस सामान्य स्थिति। तो अक्षीय स्थिति हम लोगों ने निकाल चुका है कि भाई कोई विद्युत द्विध्रुव है, कोई विद्युत द्विध्रुव है। हम लोगों ने यही देखा था कि कोई ये विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर -Q, ये +Q, ये कोई विद्युत द्विध्रुव है। और इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से r दूरी पर, अक्ष पर, इस विद्युत द्विध्रुव का अक्ष पर कोई बिंदु है, बिंदु P, और इसी बिंदु P पर हम लोगों ने विद्युत तीव्रता ज्ञात किया अक्षीय स्थिति में। तो विद्युत तीव्रता जो आया है अक्षीय स्थिति में, वो आया था 1/4πε0 2p वेक्टर बटा में r, यही आया था। और इसका दिशा किधर से किधर आया था, तो -Q से +Q की ओर, यानी इस दर था। ये बात हम लोगों ने केस फर्स्ट में पढ़ा था, लेकिन आज केस सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। ये केस सेकंड केस फर्स्ट से अधिक इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो ये निरक्षीय स्थिति को समझने के लिए सेम प्रोसेस अपनाएंगे जो अक्षीय स्थिति को समझने के लिए अपनाए थे, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आराम से माइंड को शांत करके इस लेक्चर को देखते रहना है। ओके, तो आइए देखते हैं। तो यानी आज का जो हम लोगों का क्लास है वो स्टार्ट होने जा रहा है केस सेकंड। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, तो निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन। भाई निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या है, तो निरक्षीय स्थिति का मतलब यह है कि कोई विद्युत द्विध्रुव है, यानी यहाँ पर -Q, यहाँ पर +Q, केंद्र बिंदु O से 1 के बीच के दूरी L, तो पूरा 2L। इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर आपको विद्युत तीव्रता ज्ञात करना है। अक्षीय स्थिति में इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर निकालना था, लेकिन निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के लंबवत परपेंडिकुलर आपको विद्युत तीव्रता ज्ञात करना है। तो निरक्षीय स्थिति का अर्थ क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र बिंदु या मध्य बिंदु लिखिए, बढ़िया रहेगा। मध्य बिंदु से लंबवत परपेंडिकुलर r दूरी पर विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता ज्ञात करना। इक्विटोरियल पोजीशन का मतलब आप समझ गए। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत कितना दूरी पर, r दूरी पर आपको विद्युत तीव्रता ज्ञात करना है। तो अब आप कैसे ज्ञात करेंगे, वही हम लोग देखने जा रहे हैं। और ज्ञात करने पर कौन सा फॉर्मूला आएगा, तो फॉर्मूला तो आप सबको मालूम है, याद करवा दिया गया है कि E = 1/4πε0 p वेक्टर बटा में r3 आएगा। तो उसी फॉर्मूला को हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलते हैं हम प्रूव करने, चलते हैं। स्पेस कम होने के कारण
ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। अब आप देखते हैं, इस एपिसोड में आप मेरे साथ बने रहिए। लो भाई देखो, फिगर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, स्पेस भी कम है, इसलिए चीजें को बार बार मिटाया करेंगे। लो, हम मान रहे हैं कि ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, यानी कोई यहां पर बिंदु ए है, यहां पर कोई बिंदु बी है, यानी यहां पर कोई चार्ज होगा -q, तो यहां पर चार्ज होगा +q, और इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा है जो कि बहुत ज्यादा, ये दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक है। ये केंद्र बिंदु O है, यहां से ये दूरी L है, तो ये भी क्या हो जाएगा L, तो बीच का दूरी पूरा 2 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से लंबवत 90 डिग्री पर, यानी चलो बाबू 90 डिग्री पर, देखो ये 90 डिग्री पर, थोड़ा सा और सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं। 90 डिग्री पर तो मतलब एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। देखो ये 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर लंबवत, ये कितना दूरी है जी, तो r दूरी, r डिस्टेंस है, r दूरी पर। यहां पर क्या करना है, यहां पर कोई बिंदु है, बिंदु P, यहीं पर आपको विद्युत तीव्रता ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर आपको विद्युत तीव्रता ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो भाई यहां पर चार्ज है -q, यहां पर चार्ज है +q। -q के कारण इस बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे, इस +q के कारण इस बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे, और दोनों के कारण विद्युत तीव्रता निकाल करके जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। क्या विद्युत तीव्रता सदिश राशि है। लेक्चर 20 में भी वही किए थे, -q के कारण अक्ष पर विद्युत तीव्रता निकाले, +q के कारण अक्ष पर विद्युत तीव्रता निकाले, निकाल करके दोनों को ऐड कर दिए। वैसे ही -q के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे, +q के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे, निकाल करके ऐड कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व। तो चलो भाई सोचो, ये +q के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता किधर होगा, +q के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता किधर होगा, प्लस चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता बाहर की ओर होता है, तो इस +q चार्ज के कारण बिंदु P पर जो विद्युत तीव्रता होगा वो इधर होगा, देखो बाहर की ओर। और इस विद्युत तीव्रता को अगर हम मानते हैं E1 नजीर, ठीक है। अब इस -q के कारण इस बिंदु P पर विद्युत तीव्रता किधर होगा, -q के कारण, -q के कारण अंदर की ओर होता है, इस बिंदु पर अंदर की ओर होगा, यानी अंदर, जो अंदर की तरफ विद्युत तीव्रता होगा, इसको अगर हम लिखते हैं E2 से, तो यहां पर E1 का वैल्यू निकालेंगे, E2 का वैल्यू निकालेंगे, और दोनों को वेक्टर मेथड से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चलो, दो वेक्टर हैं, एक E1 और E2, और यही E1 E2 का हमको वैल्यू निकालना है। लो बालक, हम अपना मन से मान रहे हैं कि ये जो लाइन है, इससे थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। चूंकि ये बीचों बीच है, इसलिए ये जो लाइन होगा, जितना लाइन होगा वही लाइन ये होगा। क्यों? क्योंकि ये मध्य बिंदु पर है। तो जो दूरी यहां से यहां तक होगा, वही दूरी यहां से यहां तक होगा। और जब ऐसा होगा तो जो कोण ये होगा वही कोण ये भी होगा, यानी ये भी कोण थीटा डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। हम पहले +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकालते हैं, फिर -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे, और निकाल करके दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलो बालक, इधर देखो, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता, देखो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता किधर है, E1 से जुड़ा है। तो E1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0। चार्ज का वैल्यू क्या है, q बटा में यहां और यहां का बीच का दूरी, इसी को ना r बोलते हैं। q बटा में r² फॉर्मूला होता है। तो r क्या है, यहां से लेकर के और यहां का बीच का डिस्टेंस। ये कैसे निकलेगा, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये L है, ये R है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस होगा,
और ये हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट अंडर का, यानी यहां से यहां तक का जो दूरी होगा वो क्या होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वैसे ही ये दूरी भी हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो यहां से हम लोग बता सकते हैं कि जो E1 होगा वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहां से देखो, सॉरी इसको लाइन में से दूं, यहां से थोड़ा सा पार्ट लंबा है इसलिए यहां से मैं एक दो पार्ट में बांट दे रहा हूं, एक इधर काम होगा और एक उधर। वायर में फंस गया हूं। हो गया? अब देखिए E1 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया। अब हम चलते हैं इस माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत बताने हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत तीव्रता है वो क्या है, E2 है, E2 वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो y 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहां से यहां का दूरी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि रूट और स्क्वायर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए ये E1 और E2 निकल गया, अब दोनों को ऐड कीजिए। अब यहां पर इसलिए देखिए, इसलिए विद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर नेट विद्युत तीव्रता, माने कुल विद्युत तीव्रता को नेट बोलते हैं, तो नेट विद्युत तीव्रता। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर नेट विद्युत तीव्रता क्या होगा भाई, तो जो E वेक्टर होगा वो बराबर होगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 के ना जी। यानी E1 और E2 को जोड़िए। कैसे जोड़ते हैं, तो आपको मालूम है फॉर्मूला कि वेक्टर को जोड़ने के लिए जो E का मोड होता है वो बराबर होगा रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। यही ना फॉर्मूला होता है जी। दो वेक्टर को जोड़ने के लिए यही फॉर्मूला है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। इसी फॉर्मूला पर हम लोग जोड़ेंगे। तो अब आइए देखिए, आप देखिए यहां से जुड़ने हम लोग चलते हैं। E1 का वैल्यू है 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E2 का भी वैल्यू है 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? E1 और E2 का वैल्यू दोनों का बराबर है, केवल डायरेक्शन इधर इधर है। देखो E1 का डायरेक्शन इधर है, E2 का डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन दोनों का परिमाण तो बराबर है। E1 बराबर है E2 के। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि भाई E1 जो है ना ये बराबर है E2 के। एक बात आपको समझ में आ गया। हमको दोनों सदिश राशि को जोड़ने के लिए बीच में कोण भी मालूम होना चाहिए कि E1 और E2 के बीच में क्या कोण है, एंगल क्या है। तो देखिए ये E1 है और ये E2 है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो आपको मालूम है कि अगर कोई ये ट्रेंगल है, ठीक है, ये ट्रेंगल है, तो इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, बाहरी का कोण। और ये बाहर वाला जो कोण होता है वो बराबर होता है ये अंदर वाला का छोड़कर इसका प्लस इसके ऐड के जोड़ के बराबर होता है। यानी ये जो बाहर वाला एंगल होगा इसके और इसके जोड़ के बराबर होगा। यानी अगर हम बोले तो ये कोई ट्रेंगल है और ये एंगल अगर x है और ये एंगल y है, तो ये वाला जो एंगल होगा कितना होगा, x प्लस वाई। आप ट्रेंगल एंगल पढ़े होंगे तो जानते होंगे, बच्चा वाला बात है ये।
तो इस मेथड से हम इन E1 और E2 के बीच के एंगल पता कर लेंगे। देखो ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में अगर ये कोण थीटा डिग्री है, ये कोण थीटा डिग्री है, तो ये E1 और ये E2 के बीच का ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा। नजीर थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो यहां से हम बता सकते हैं कि जो कोण होगा, कोण यानी बोले तो जो थीटा है, इस थीटा का वैल्यू के जगह पर हम क्या पुट करेंगे? 2 थीटा। ओके, अब देखिए इसको E1 इधर खींच रहा है, E2 इधर खींच रहा है। E1 और E2 एक दूसरे के बराबर है, यानी यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को एक आदमी इधर खींच रहा है, जितना बल से इधर खींच रहा है उतना ही बल से इस ऑब्जेक्ट को एक आदमी इधर खींच रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट बढ़ेगा किधर? जाहिर सी बात है कि इधर ऑब्जेक्ट बढ़ जाएगा, एकदम बीचों बीच यहां से ऐसे बढ़ जाएगा। यानी जो E नेट होगा, E उसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर, जो कि बराबर होगा E1 प्लस E2 के। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम यहां से इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने के लिए मेरे को इन चीजों को मिटाना पड़ेगा। आगे सोल्व करने के लिए मेरे को इन चीजों को मिटाना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहां से मिटाता हूं। आप इस बात को माइंड में रखेंगे कि E1 इज इक्वल टू 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होता है। चलो मिटा रहे हैं जी। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो ऐड हम करने चल रहे हैं भाई। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला? देखिए रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा है, तो E1 का स्क्वायर। कह रहा है कि E1 E2 बराबर है, तो E2 के जगह पर भी हम E1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2, तो E2 के जगह पर भी E1 रख सकते हैं। cos थीटा है, थीटा के जगह पर क्या रखेंगे? 2 थीटा, क्योंकि E1 और E2 के बीच का एंगल 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा। तो E इज इक्वल टू रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इधर की चीजों को मिटा रहा हूं। और पढ़ना है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा बालक। आप घर में जाके YouTube पर उल्टा सीधा वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा होगा कि आप कुछ चीजों को, पढ़ाई लिखाई वाले चीजों को देखें। अरे पॉपुलर देखो, इंसान का काम है कि इंसान खुद को पॉपुलरिटी चाहता है कि हम पॉपुलर हो जाए किसी भी तरीके से। तो इसका मतलब क्या? किसी को गाली देकर पॉपुलर हो जाओ। लोग किसी को गाली देकर भी आजकल पॉपुलर हो जा रहे हैं। तो एक छोटा सा टाइम के लिए होंगे, 1 साल 2 साल उनका क्रेज चलेगा। आपको बोला जाए कि आप कहीं लेक्चर दीजिए, तो आप जाकर बोलेंगे कि आप गाली दीजिए लोगों को, आप पॉपुलर हो जाइएगा, सक्सेस कर जाइएगा, इस तरह से कहिएगा। नहीं, कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपको लॉन्ग टर्म तक लोग याद करें। ठीक है? और इसके लिए जरूरी है शिक्षा, एजुकेशन। तो थोड़ा बहुत नॉलेजेबल चीज आप YouTube पर सर्च करें, ज्यादा इधर उधर का वीडियो ना देखें। नहीं समझ में आता है तो बार बार देखें। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं YouTube पर, टीचर लोग हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। किसी का भी लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो आप उनका देखिए। चलिए देखिए, अब यहां से आप देख सकते हैं कि E जो होगा वो बराबर होगा, देखो यहां से 2E1 स्क्वायर को हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहां से 2E1 स्क्वायर और यहां से 2E1 स्क्वायर को कॉमन हम निकाल सकते हैं बहुत आराम से। तो देखो 2E1 स्क्वायर को बालक कॉमन निकाल लिए। कॉमन जब निकाले तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2E1 स्क्वायर प्लेस पर 1 प्लस यहां से 2E1 स्क्वायर चला गया तो cos 2 थीटा। कोई दिक्कत? तो E इज इक्वल टू देखो √2 E1 स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ऐसा हमने क्यों लिखा? तो ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के। ओके, फॉर्मूला है मैथ्स का। तो E इज इक्वल टू √2
2e1², 2 cos² थीटा, सॉरी, तो 2 दूनी का 4, e1² और cos² थीटा, यानी 4e1² cos² थीटा। तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट हटाइए, रूट हटाते हैं तो 4 ना जी, 4 का रूट हट कीजिएगा तो कितना आएगा 2, e1² का रूट कीजिएगा तो e1, cos² थीटा का रूट कीजिएगा तो cos थीटा, यानी e जो होगा 2e1 cos थीटा का बराबर होगा। यानी जो इस बिंदु पर नेट विद्युत तीव्रता होगा इस माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण 2e1 cos थीटा के बराबर होगा। अब हम यहां से सबका वैल्यू पुट करते हैं। देखो e इज इक्वल टू 2 के प्लेस पर 2, e1 का वैल्यू कितना आया था आप देख लो, वीडियो को पीछे ले जा करके, और e1 का वैल्यू आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में r² प्लस l² आया था ना जी। इनटू cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, आइए यहां से देखते हैं। ये थीटा है, थीटा का जो सामने लाइन है ये परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस और ये वाला बेस। अगर ये थीटा है तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बटा में हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा l, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √r² प्लस l², तो यानी cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा l बटा में √r² प्लस x²। आप देख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बटा में हाइपोटेनस, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस ये हो जाएगा, तो बेस l, तो l बटा में हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस √r² प्लस x², ओके, सॉरी √r² प्लस l², l है। अब देखिए तो e इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू l। यहां से देखिए r² प्लस l², r² प्लस l² का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, और ये रूट को अगर हम हटाएंगे, थोड़ा सा शायद आपको चीजें दिखाई, कोशिश कीजिए कि दिखाई दे, ये रूट हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा 1/2, तो r² प्लस l² का पावर, ये रूट हट गया, जब रूट हटता है तो पावर क्या हो जाता है 1/2, पावर 1/2। अब देखिए इधर चीजों को देखिए, मिटा रहा हूं इधर, तो E इज इक्वल टू, आप यहां से देख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सजा करके लिख रहे हैं, ये Q है, ये 2 है, इस 2 को थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहे हैं आप ताकि आपको समझ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, ऊपर में 2 है, Q है, L है, तो इनटू हम Q पहले लिख रहे हैं Q, और 2 को इस L के साथ लगा दे रहे हैं, Q इंटू 2l बटा में ये r² प्लस l² का पावर 1 इंटू r² प्लस l² का पावर 1/2। तो जब ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, बेस जो है उसको लिखते हैं r² प्लस l², और जो पावर है उसको ऐड कर देते हैं 1 + 1 + 2, 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2, हो गया। तो यहां से आप देख सकते हैं, इधर मिटा रहा हूं मैं चीजों को, या फिर यहां से आप देख लीजिए, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2l को क्या बोलते हैं जी बालक, P, वेक्टर P बोलते हैं ना जी, वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2l फॉर्मूला होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P बटा में r² प्लस l² का पावर 3/2। तो एक ये फॉर्मूला यहाँ पर जनरल आ गया, बड़ा भी विद्युत द्विध्रुव होगा तो उसके लिए यह फॉर्मूला लगेगा, यह बड़ा विद्युत द्विध्रुव के लिए, ओके। लेकिन विद्युत द्विध्रुव तो बहुत छोटा होता है ना जी, बहुत नजदीक में हम लोग रखते हैं, तो जब बहुत छोटा विद्युत द्विध्रुव होगा, विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होगा, ये विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। जब बहुत एकदम छोटा होगा, ये नजदीक रहेगा, तो इसका मतलब कि ये तो एकदम खत्म हो जाएगा, ये बहुत छोटा रहेगा, तो ये जो बीच की दूरी है L, यहां से यहां के बीच की दूरी, ये तो और कम हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। यानी छोटा विद्युत
द्विध्रुव के लिए, छोटा विद्युत द्विध्रुव के लिए हम बात करें तो एल जो होगा बहुत 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 छोटा हो जाएगा आर से, इसलिए एल को निग्लेक्ट कर देंगे, यानी एल बोले तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी फॉर्मूला 1/4πε0 वेक्टर P बटा में R स्क्वायर प्लस L की जगह पर क्या लिखेंगे 0 का पावर 3/2, 0 तो ऐसा ही खत्म। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 वेक्टर P बटा में R स्क्वायर का पावर 3/2, क्योंकि ये तो खत्म हो गया तो 2 से 2 कट जाएगा। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 वेक्टर P बटा में क्या बच गया R3, यानी बहुत छोटा विद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर जो विद्युत तीव्रता होता है वो 1/4πε0 वेक्टर P बटा में R3 होता है। कोई दिक्कत? वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 वेक्टर P बटा में R3 होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किस तरह से किए आप वीडियो को 2 बार देख करके समझ जाइएगा। कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हम यही काम कर रहे हैं कि 2 बिंदु आवेश है, दोनों बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत तीव्रता निकाल करके ऐड कर दे रहे हैं, जैसे वेक्टर को ऐड किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। विद्युत तीव्रता सदिश राशि है तो ये केवल और केवल परिमाण है। अब इसका दिशा क्या होगा तो देखिए, दिशा का डायरेक्शन किधर है, देखिए इधर। नेट विद्युत तीव्रता का दिशा का डायरेक्शन इधर है, यानी अक्षीय स्थिति में कल जो हम लोग पढ़े थे, अक्षीय स्थिति में -q से +q की ओर विद्युत तीव्रता का डायरेक्शन हो रहा था, लेकिन निरक्षीय स्थिति में +q से -q की ओर देखो कैसे आ रहा है, ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे। यानी निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का दिशा अक्ष के समानांतर, अक्ष है और इस अक्ष के समानांतर +q से -q की ओर होता है। ये बात लिखाएगा, यहां पर क्या लिखाएगा, देख लो डायरेक्शन। निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का दिशा अक्ष के समानांतर, ये पैरेलल का साइन है, समानांतर का, अक्ष के समानांतर +q से -q की ओर होता है। बात समझ गया? +q से -q की ओर होता है। ओके, अब देखो बात, यहां पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। देखो, अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का दिशा -q से +q की ओर था, निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का दिशा +q से -q की ओर, यानी अक्षीय स्थिति इधर से इधर, निरक्षीय स्थिति इधर से इधर। तो हम कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति का विद्युत तीव्रता का दिशा विपरीत होता है, उल्टा होता है। यानी हम ये भी बात यहां से नोट करके इसके नीचे लिख लेंगे, जितना भी दूर तक हम पढ़े हैं, क्या कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का दिशा अक्षीय स्थिति का उल्टा होता है, जी विपरीत होता है। इस तरह से हम इस बात को समझे। एक छोटा सा और बात यहाँ पर है, एग्जाम में पूछता है, आप चीजों को देख सकते हैं। ये भी अभी जो बताने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो आप देख सकते हैं। देखिए, आपने पढ़ा कि जो अक्षीय होता है ई एक्सियल, वो बराबर होता है 1/4πε0 2p वेक्टर बटा में r3। ठीक है, आपने जो पढ़ा निरक्षीय स्थिति ई इक्वेटोरियल, वो बराबर होता है 1/4πε0 वेक्टर p बटा में r3 होता है ना जी। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, ये
1/4 पी एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर बटा में आर क्यू, 2p वेक्टर बटा में आर क्यू है अक्षीय में, और निरक्षीय में 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट वेक्टर बटा में आर क्यू है। इसका मतलब क्या, इससे ये ऊपर वाला दोगुना होता है, यानी ई अक्षीय जो होता है ना, ई अक्षीय, ई इक्विटोरियल का, ये ई अक्षीय जो है ये बराबर होता है दोगुना ई इक्विटोरियल का, यानी ई निरक्षीय का। यहां समझ गए, देख लो भाई, ई अक्षीय क्या है, दोगुना है, किन से, ई इक्विटोरियल से, यानी ई अक्षीय बराबर होता है दोगुना ई इक्विटोरियल का। तो ये बात भी आपका एग्जाम में पूछता है कि दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो ई अक्षीय बराबर होता है 2ई निरक्षीय का। कोई दिक्कत नहीं, दोनों का दिशा विपरीत होता है। तो आज क्लास सेकेंड का लेक्चर यही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं सामान्य स्थिति के साथ। थैंक यू।